में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ इस सीरीज का सबसे लास्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर 12। इसका नाम है म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। ये ना केवल आपको एग्जाम के पर्पस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट साथ ही साथ आप अभी एक नया करियर चालू करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम डिस्ट्रीब्यूटर का। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास जितने भी क्लाइंट्स अप्रोच करें, आप उन्हें एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करके दे पाएँ, उनके रिस्क प्रोफाइल को समझकर। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टर नीड्स, प्रेफरेंस एंड रिस्क प्रोफाइल। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को किसी के लिए सेलेक्ट करें, उससे पहले उस व्यक्ति की नीड को समझ लें। देख लें कि वो चाहता क्या है आखिर, कि क्या वो अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि उसमें कैपिटल अप्रिशिएशन दिखे, या फिर वो चाहता है कि ऐसा कहीं जगह इन्वेस्टमेंट हो जहाँ से रेगुलर इनकम आती रहे, जैसे रिटायरमेंट इनकम। वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो केवल अपने पैसों को कहीं ऐसी जगह पार्क रखना चाहते हैं जहाँ पे उनको रिटर्न्स भी मिलते रहे, पर जब भी वो ज़रूरत पड़े तो निकाल सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम उन्हें सेलेक्ट करें, वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो। वहीं पे आपको ये जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। और हमने जब अभी चैप्टर 1 से लेके 11 तक कवर किया, तो हमने सभी टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ओवरऑल समझ लिया है। बाकी आपको स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में हर एक स्कीम के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी। ठीक उसी तरह से हमेशा देखें कि जब भी कोई इन्वेस्टर आपके पास आए, तो सबसे पहले उनसे पूछें कि उनका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई अगर ये कहे कि मैं बस इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले, तो नहीं, ये कभी भी एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट का एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है वो इन्वेस्ट। क्या वो अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, या वो चाहता है कि उसका रिटायरमेंट के बाद कोई इनकम जनरेट हो, या वो फ्यूचर में कोई कार खरीदना चाहता है तो उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमेशा गोल सेटिंग सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर की सिचुएशन को आप समझ पाए और देख पाए कि जो उस व्यक्ति के लिए वो फाइनेंशियल गोल मीट करने के लिए पॉसिबल भी है या नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर, कि देखें कि उस व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट कैसा है। और जब मैं कहता हूँ रिस्क एपेटाइट, तो आपको 3 चीज़ें देखनी है। पहली बात, क्या उसको वो रिस्क लेने की ज़रूरत भी है। हो सकता है वो पहले से ही काफ़ी वेल्दी हो, तो उसको शायद हो सकता है इतना कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी उसके सारे फाइनेंशियल गोल्स मीट हो जाए, कि उसको बहुत बड़े रिस्की वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपने पैसे निवेश करने की आवश्यकता ही नहीं है। वहीं पे आपको देखना है उस व्यक्ति की एबिलिटी है क्या रिस्क लेने की, और क्या वो विलिंगनेस दिखा रहा है कि वो रिस्क लेना चाहता भी है या नहीं। इसके हिसाब से आप उस व्यक्ति के रिस्क प्रोफाइल को जब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप उनको कोई स्कीम सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि स्कीम सेलेक्ट करते वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्कीम का रिस्क है और जो व्यक्ति का रिस्क लेने की कैपेसिटी है, वो मैच करे। नेक्स्ट, एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, कि व्यक्ति अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो ही आप उसको इक्विटी सजेस्ट करें। क्योंकि अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, तो वो अपने पैसों को नेगेटिव रिटर्न्स कमाएगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप जानते हैं कि इक्विटी में हमेशा फ्लक्चुएशंस नज़र आते हैं, और इस वॉलेटिलिटी में अगर शॉर्ट टर्म में किसी ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे। वहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप जो है उन्हें इक्विटी सजेस्ट करें। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप उसको हाइब्रिड प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम रिस्क चाहते हैं तो डेप्ट प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन आपको निकालना पड़ेगा, कि उस व्यक्ति का कितना पैसा आप इक्विटी में डालेंगे, कितना पैसा आप डेप्ट में डालेंगे। नेक्स्ट, एज ऑफ इन्वेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि काफ़ी लोगों का कहना है कि लोग जब यंग रहते हैं तो उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनके जो अर्निंग ईयर्स रहते हैं अभी भी बाकी रहते हैं, अभी भी वो आगे आने वाले सालों में पैसे कमा सकते हैं, इनकेस अगर वो लूज़ कर जाएं तो भी। तो बट ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका एज हो सकता है काफ़ी यंग होंगे, बट जो लायबिलिटीज़ है सबकी अलग अलग हैं, गोल सबके अलग अलग हैं। तो एज इकलौता एक फैक्टर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होराइजन
देखना है आपको कि व्यक्ति जो गोल अपना बता रहा है उसके लिए उसके पास कितना टाइम है। कि अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है जब बच्चे की एज 15 ईयर्स है और वो चाहता है कि अपने बच्चे की कॉलेज एजुकेशन जब वो 17 ईयर्स का हो जाए तब के लिए इन्वेस्ट करे, तो हालांकि इस टाइम होराइजन में ज़्यादा साल बचे नहीं है, 2 से 3 साल में आप इक्विटी बिल्कुल मत सजेस्ट कीजिए, क्योंकि जितना उन्होंने बचाया होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, बच्चा पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो हमेशा आप जब भी देखें कि उस व्यक्ति का जो भी इन्वेस्टमेंट गोल है उसका टाइम होराइजन देखें, उसके हिसाब से ही स्कीम का सिलेक्शन करें। हर व्यक्ति के लिए आज के डेट में कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना का जरूरी है। ये बहुत ही टेक्निकल लगता है सुनने में। कोर का मतलब होता है कि ऐसा पोर्टफोलियो या फिर सिलेक्शन ऑफ फंड्स कह सकते हैं, स्टॉक्स कह सकते हैं, जो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना चाहे, कि जो है उसका जो टाइम होराइजन है गोल का वो काफी लंबा है, तो उसको हम कोर पोर्टफोलियो कहेंगे। कि उसमें वो ज्यादा बदलाव नहीं लाएगा, कि उसमें से वो पैसे ना निकालेगा ना वापस इन्वेस्ट करेगा, नहीं, बिल्कुल आप उसको जो है लगातार चलने देंगे। वहीं पे जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है ये आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, कि अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काफी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं आने वाले सालों में, तो आप जो है अपना जो पैसा है वो थोड़ा रिस्की एवेन्यू में डाल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि अगर वहां से एक अच्छे रिटर्न्स आप ले सकें। हालांकि कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि थोड़ा मॉडरेट ही रिस्क ले सकता है, तो 80% जो पैसा है उसका वो कोर इन्वेस्टमेंट में डालिए, और 20% ही आप जो है एक्सपोजर करें उसका सैटेलाइट या फिर टैक्टिकल पोर्टफोलियो में। टैक्टिकल का मतलब होता है कि थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया जाता है वहां पे। जो जो मार्केट में जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है कि हाँ अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, तो वहां जो है इन्वेस्टमेंट करने को हम टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट कहेंगे। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आजकल जैसे काफी ज्यादा ट्रेंड में आने वाले हैं, तो अगर वहां का अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होगा। दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी स्कीम सेलेक्ट करें उसमें कितना रिस्क मौजूद है पहले आप खुद समझ लें, उसके बाद ही किसी और व्यक्ति को सजेस्ट करें। अगर बात करो म्यूचुअल फंड्स की, तो लिक्विड फंड्स जो होते हैं वो सबसे कम रिस्की होते हैं, और यही कारण है कि उसमें रिटर्न्स की अपेक्षा भी काफ़ी कम रहती है। एक हायरार्की बोलते हैं जिसे, कि जहाँ पे हम सबसे कम रिस्की से कम से ज़्यादा रिस्की में हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि रिस्क रिटर्न हायरार्की किस तरह की है। तो वहां पे लिक्विड फंड सबसे पहले आएगा, सबसे कम रिस्क है, फिर डेब्ट फंड्स, फिर हाइब्रिड फंड्स जहां पे डेब्ट और इक्विटी दोनों का एक मिक्सचर रहता है, फिर प्योर इक्विटी फंड्स। तो जो प्योर इक्विटी फंड्स है वो सबसे ज्यादा रिस्की कहलाएंगे। ठीक उसी तरह से जो डेब्ट फंड्स हैं उसके अंदर भी क्राइटेरिया है, जैसे कि ओवरनाइट फंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कम रिस्की माने जाते हैं। वहीं पे जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं डेब्ट में वो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, वहां पे रिटर्न्स की चांसेस भी सबसे ज्यादा होती है। आप हमेशा देखेंगे जितनी भी हायरार्की है वहां पे जहां रिस्क ज्यादा है वहां रिटर्न्स के चांसेस भी ज्यादा ही मिलेंगे। जैसे क्रेडिट रिस्क में आप देखेंगे गिल्ट फंड जो कि गवर्नमेंट चालू करती है, तो वहाँ रिस्क सबसे कम है, बट इस वजह से जो रिटर्न्स भी सबसे कम ही देती है गवर्नमेंट की फंड्स। वहीं पे क्रेडिट रिस्क फंड है जो कि प्राइवेट एंटिटीज चलाती हैं, वहाँ जो है आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की चांसेस है, बट रिस्क है कि आपको वो रिटर्न मिलेंगे कि भी नहीं। वहीं पे स्मॉल कैप फंड्स की अगर बात करें तो काफी ज्यादा रिस्क रहता है उसमें, क्योंकि छोटी कंपनीज होती हैं, अभी शुरुआती टाइम रहता है उन कंपनीज का, तो वहां पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो जरूरी नहीं कि ये सभी कंपनीज आगे जाके बहुत बड़ी होंगी। ये हो सकता है कुछ उसमें से कुछ सालों में बंद भी हो जाए, बट कुछ सालों में हो सकता है बाकी जो स्मॉल कैप कंपनीज है वो काफी अच्छे प्रोग्रेस में चला जाए। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे ज्यादा रिस्क भी रहता है, सबसे ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। वहीं पे अगर आप लार्ज कैप की तरफ जाएं कि बड़ी एस्टेब्लिश कंपनीज हैं जैसे रिलायंस हो गई, तो वहां पे आपको पता है कि आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं मिलेगा जितना कि आपको स्मॉल कैप में मिलता है, बट रिस्क कम है, आपको लगता है कि ये जो है कल डूबेगी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक रिस्कोमीटर होता है हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में। आप देखेंगे कि एक रिस्कोमीटर बना रहेगा, एक पाई चार्ट जैसा, जहाँ पे लो रिस्क, मॉडरेटली लो,
मॉडरेट, मॉडरेटली हाई और हाई, इस तरह के एक नीडल्स में बनाया रहेगा। ये आपके गाड़ी या कार के स्पीडोमीटर जैसा रहता है और ये आपको बताता है कि कितना रिस्क आपके पर्टिकुलर स्कीम में मौजूद है। बट आप हमेशा जब भी इस तरह के रिस्कोमीटर्स को कंपेयर करेंगे तो सेम क्राइटेरिया या फिर सेम कैटेगरी वाले स्कीम्स को आप कंपेयर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि आप जो है डेप्ट बेस्ड वाले फंड्स को इक्विटी बेस्ड वाले फंड्स के साथ कंपेयर करके फिर देख रहे हैं कि इन दोनों के रिस्कोमीटर में किस में ज़्यादा रिस्क है। नहीं, एक ही जैसे फंड्स में आप जो है रिस्कोमीटर को सेलेक्ट करें और देखें कि किस में ज़्यादा रिस्क है, तो वो एक ज़्यादा बेहतर डिसीजन रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो या पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बट साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कौन सी रख रहा है एक फंड मैनेजर। एक्टिव फंड और पैसिव फंड दोनों ही मार्केट्स में अवेलेबल हैं। पैसिव फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि मार्केट से रिलेटेड रिस्क तो ले सकता है, बट जो है वो नहीं चाहता कि ऐसे किसी फंड मैनेजर ने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया अगर फंड्स का तो वो रिस्क कैरी करे। तो उन लोग पैसिव फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इंडेक्स फंड्स होते हैं जो कि जिस तरह का मार्केट का मूवमेंट होता है ठीक उसी तरह के मूवमेंट को मिरर करता है। तो इस वजह से जो बेंचमार्क रिटर्न्स होते हैं और इंडेक्स रिटर्न्स होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्योंकि जो निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज में बेंचमार्क इंडेक्स करता है, तो ठीक उसी तरह से जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उन्हीं कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देता है उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जिस कारण से कोई भी फंड मैनेजर को कोई एक्टिव रोल नहीं होता इसमें, और इस वजह से इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी काफ़ी कम रहते हैं। वहीं पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट स्टाइल उन लोगों के लिए है वो जो चाहते हैं कि बेंचमार्क से भी अच्छा रिटर्न मिले। वो चाहते हैं कि जो फंड मैनेजर है इस तरह के स्टॉक्स सेलेक्ट करे कि हमें जो बेंचमार्क है उससे भी अच्छे रिटर्न्स दिला पाए। तो वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और उसका कारण ये है कि उनको रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए। वहीं पे मार्केट पे ओपन एंडेड फंड्स और क्लोज एंडेड फंड्स मौजूद हैं। ओपन एंडेड फंड्स हमेशा ओपन रहते हैं कि आप जब भी चाहें तो यूनिट्स खरीद सकते हैं और जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो तो उन्हीं यूनिट्स को म्यूचुअल फंड कंपनी को वापस देके अपना पैसा ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिडम्पशन। बट इसी कारण से जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं इनके पास जितने भी पैसे आते हैं ये पूरे पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते। इसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन ये लोग लिक्विड रखते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि कल कौन सा इन्वेस्टर आके अपने यूनिट्स को रिडीम कराए। जिस कारण से थोड़ा नुकसान हमें होता है, क्योंकि जो पूरा अमाउंट है वो एक साथ वो लोग अपने मार्केट में जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाते। उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो एक लिक्विड में रखते हैं ताकि सर्कुलेशन में चलता रहे। कोई यूनिट्स खरीदने अगर आ रहा है तो यूनिट्स दिला पाए, और जो अगर कोई रिडीम करने जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पैसे दे पाए। वैसे ही क्लोज एंडेड स्कीम्स में दोस्तों लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। कोई भी व्यक्ति अपने यूनिट्स को वापस कंपनी को देके अपने पैसे वापस नहीं ले पाता है जब तक कि प्लान की मैच्योरिटी नहीं आ जाती। हालांकि ये व्यक्ति जो है स्टॉक मार्केट में जाके अपने यूनिट्स को सेल या परचेज कर सकता है, बट उसके लिए भी खरीदार मौजूद होने चाहिए। और अक्सर जो खरीदार मौजूद होते हैं वो जो नैव वैल्यू है उस पर नहीं खरीदते बल्कि काफ़ी डिस्काउंट रेट पे खरीदते हैं। तो आपको देखना है कि आपका किस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। कि अगर क्लोज एंडेड स्कीम्स की पॉजिटिव साइड की बात करूं कि क्योंकि इस स्कीम को कभी भी रिडेम्पशन नहीं करना पड़ता, तो ये जितना भी पैसा आता है पूरे पैसों को यूटिलाइज कर लेता है इन्वेस्टमेंट में, जिस कारण से हो सकता है ये ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिला पाए ओपन एंडेड स्कीम्स की अपेक्षा। वहीं पे डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं जो कि मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सभी फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो इस डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ये रहता है कि रिटर्न शायद हो सकता है सेक्टोरियल फंड्स जितने नहीं मिल रहे हो, बट जो रिस्क है वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स में ने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। टॉप 50 कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखे हैं ताकि वहाँ से जो है स्टेबिलिटी मिले, और छोटी कंपनीज में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं ताकि वहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिल पाएँ।
तो सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स दो टाइप के फंड्स होते हैं। एक जैसे ही है, एक तरफ से अगर बोले कि सेक्टर फंड्स जो होता है जैसे सीमेंट हो गया, तो जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रीज की जो स्टॉक्स होते हैं, अगर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है उसमें इन्वेस्ट करे तो वो सेक्टर फंड कहेगा कि उनका जो सेक्टर है वो केवल सीमेंट है, ये सीमेंट कंपनीज में ही ये फंड इन्वेस्ट करता है। जैसे पावर सेगमेंट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो केवल पावर वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। वहीं पे थीमेटिक फंड्स होते हैं, वो एक थीम पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील भी आता है, सीमेंट भी आता है, तो ये एक उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जितने भी आते हैं कंपनीज उन पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको देखना है कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर रही बात, लोग सैटेलाइट पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं जो कि कम टाइम के लिए, तो वो इस तरह से सेक्टोरियल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आने वाली है, तो उस समय जो है अपने पैसों को वो सेक्टोरियल या फिर थीमेटिक फंड्स में डाल सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी फ़र्क है। लार्ज कैप काफ़ी स्टेबल कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिले। वहीं पे जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रिस्क बहुत ज़्यादा है। सभी कंपनीज जो होती हैं वो ओयो या फिर ओला जैसे फ्लरिश नहीं होती हैं। बहुत सारी कंपनीज इनिशियल ईयर्स कुछ चलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं, बट इनमें जो है रिस्क जितना है उतना ही ज़्यादा स्कोप है रिटर्न मिलने का। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ एंड वैल्यू फंड्स। ग्रोथ फंड्स जैसा मैंने आपको बताया था, ये केवल ग्रोथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती हैं, वो चाहती हैं कैपिटल अप्रिशिएशन मिले। ये वो नहीं देखती कि कंपनी का जो साइकिल है वो किस तरह से है, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से है, ये सब वो नहीं देखती। वो बस जाती है कि नंबर्स पे जाती है और देखती है कि ये कितना फ़ायदा आपको पहुंचा सकती है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। वहीं पे वैल्यू फंड्स होती हैं, वो इन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है जो कि अभी के डेट में अंडर वैल्यूड है, बट इसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो अभी आने वाले सालों में समझ आएगा। तो कोई अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो वैल्यू फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स भी होती हैं, जिससे आप भारत देश में बैठे बैठे ही इंटरनेशनल फंड्स में अपने पैसे डाल सकते हैं, विदेशी कंपनियों में अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। इससे आपको सबसे पहला मिलता है एक्सपोजर इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट का। दूसरा, आपको मिलता है एक्सपोजर एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज का। आप लगातार देख रहे हैं डॉलर स्ट्रांग होता चला जा रहा है रुपीज की अपेक्षा, तो यहाँ पे आपको इस इन्वेस्टमेंट में फायदा मिलेगा कि अगर डॉलर जितना जितना स्ट्रांग होगा उतने अच्छे अच्छे रिटर्न्स आपको इंटरनेशनल इक्विटी फंड से मिल सकते हैं। वहीं पे कुछ फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स होते हैं जो कि क्लोज एंडेड डेब्ट फंड्स होते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनका जो होराइजन है इन्वेस्टमेंट का वो मैच्योरिटी ऑफ स्कीम से तालमेल खाता है कि जब स्कीम की मैच्योरिटी होगी तभी उनका जो इन्वेस्टमेंट गोल भी पूरा होने वाला रहेगा। तो वो इस तरह के फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्हें जो है फिक्स डिपॉजिट से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं, रिस्क काफ़ी कम रहता है अगर लिक्विड फंड्स की बात करूं तो। वहीं पे रिटर्न्स भी काफ़ी कम है। इस वजह से अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि लोग सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा कम रख के लिक्विड फंड्स में डाल रहे हैं। रीज़न बीइंग कि वो आपको लिक्विडिटी भी दे रहा है कि कब भी चाहें आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ जो सेविंग बैंक अकाउंट में जिस तरह से बहुत कम आजकल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसकी अपेक्षा यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर इक्विटी या फिर डेब्ट में नहीं इन्वेस्ट करती, बट इन सब का एक कॉम्बिनेशन लेके चलती है जिससे आपके रिस्क को कम किया जा सके। गोल्ड फंड्स होते हैं, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेक्टर फंड्स जिसे हम कहते हैं। गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, और गोल्ड सेक्टर फंड्स उन कंपनीज जो कि गोल्ड सेगमेंट में काम करती हैं, जैसे गोल्ड माइनिंग, गोल्ड प्रोसेसिंग, इन सब कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, इस तरह से इन कंपनीज के प्रॉफिट और गोल्ड का जो ईटीएफ की वैल्यूज भी बढ़ती चली जाएंगी। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट एएमसीज विद इन द स्कीम कैटेगरी। आप जानते हैं कि अलग अलग टाइप के एएमसीज हैं, और ये जब भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उनके सभी प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे कि इनका जो अप्रोच है, स्टाइल है, वैल्यू सिस्टम है, ये सब अलग अलग है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनके जो फंड के पोर्टफोलियो है इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच करके देखिए। और जो भी आपको म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स मिलेंगे वो यही काम करते हैं कोई भी स्कीम को सेलेक्ट करने से पहले।
पहले, क्योंकि आप देखेंगे कि इनके जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसमें उन्होंने बताया होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस तरह रहेगा। और आप उनका पोर्टफोलियो जो है वेबसाइट में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव बताए थे उसको फॉलो किया भी है या नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि आपने वैल्यू फंड में इन्वेस्ट किया है और ऑलरेडी फुली वैल्यूड कंपनीज इसमें इनके पोर्टफोलियो में दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने प्रॉमिस किया है उस इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। वहीं पे अगर कोई शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स में उन्होंने सिग्निफिकेंट एक्सपोजर दे रखा है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके, तो कहीं ना कहीं जो रिटर्न्स को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है इन्वेस्टर के पैसों को ज्यादा रिस्क पे डाल के। तो इसलिए आप जरूर देखें कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आप उनके पोर्टफोलियो को भी जाके चेक करें कि उसमें किस किस कंपनीज में अपने पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। तो क्या इन्होंने जब इस कंपनीज पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हैं जो उन्होंने पहले सेट किए थे। फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल रहता है म्यूचुअल फंड स्कीम में। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन से एएमसी से आप खरीद रहे हैं, कौन सा स्कीम खरीद रहे हैं, अगर फंड मैनेजर एक्सपीरियंस रहेगा, वो अपने फील्ड में सबसे आगे रहेगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है सेफ है और आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स वहां से मिलेंगे। तो और अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कीम्स में जो फंड मैनेजर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो इसको भी ट्रैक में रखिए कि कहीं आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका जो फंड मैनेजर है वो चेंज हो गया है ना। वहीं पे फंड परफॉर्मेंस को चेक कीजिए कि जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आपके पास ऑलरेडी पूरा डिटेल दिया रहता है कि ये पिछले 1 साल में किस तरह का रिटर्न दिया, 3 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास रहता है। आप देखें कि बेंचमार्क को इन्होंने बीट किया है कि नहीं। इनके जो अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अगर सेम टाइप के म्यूचुअल फंड्स निकाले हैं स्कीम, तो उसके साथ आप कंपेयर करें कि उसके रिटर्न्स और इसके रिटर्न्स में कितना फर्क आया है। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में कितना सीजीए जीआर दिया है। वहीं पे फंड का पोर्टफोलियो देखिए कि जो इन्होंने अपने पैसे रिटर्न्स कहाँ से लिए हैं, कि ज्यादा रिस्क लेके इन्होंने सेम रिटर्न्स कमाए हैं या कम रिस्क में भी इन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं केवल रिटर्न्स चेक करते हैं। आप देखें कि मार्केट जब अच्छा कर रहा होता है तो हर कोई रिटर्न्स कमा लेता है। आप देखिए जब मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है तब उन्होंने किस तरह के रिटर्न्स कमाए, कि किस तरह से उन्होंने लोगों के जो पैसे हैं उसको सेफ रखे ज्यादा डाउन जाने से। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। वहीं पे फंड का एज चेक कीजिए कि जो लॉन्ग टाइम से चलता आ रहे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं वो एक्टिवली मैनेज रहे रहते हैं, इसी वजह से लोग उसमें इतने सालों से जुड़े हुए हैं। तो उसको एक बेटर स्टैंड दें अपनी प्रायोरिटीज में। फंड साइज चेक करें। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे इनके पास है, तो वो बेटर मैनेज्ड है, वहां वो रॉन्ग रहते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना मुश्किल होता है इनको फ्लेक्सिबल होने में। तो आप देखेंगे जरूरी नहीं कि आप जो भी स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें काफी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनका फंड साइज इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती कि वो मार्केट के अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज ले सकें। पोर्टफोलियो टर्नओवर जरूर देख लें कि पिछले सालों में इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कितने बदलाव लाए, क्योंकि जब एक व्यक्ति स्टॉक्स को खरीदता है और बेचता है तो उसको काफी सारे ब्रोकरेज और अलग चार्जेस लगते हैं। ठीक उसी तरह से ऑन द बिहाफ ऑफ आपके, वो आपकी जगह स्टॉक्स को खरीद और बेच रहे हैं, और इतना ज्यादा अगर वो टर्नओवर कर रहे हैं तो ये सब का जो भी एक्सपेंस आने वाला है वो आप ही के ऊपर आने वाला है। आपके जो नाम की वैल्यू है उसमें इसका फर्क दिखाई देगा। स्कीम के रनिंग एक्सपेंसेस देखिए कि कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ये सब चीजें आपको स्कीम डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगी कि ज्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं है, कि कहीं दूसरा स्कीम है जहाँ पे सेम रिटर्न मिल रहा है और उनके एक्सपेंसेस कम है, तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं सेलेक्टिंग ऑप्शंस इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। डिविडेंड पे आउट रहता है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट रहता है और ग्रोथ ऑप्शन रहता है। डिविडेंड पे आउट उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जो कि एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। वहीं पे ग्रोथ ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन्स चाहते हैं, एनुअल टैक्सेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप अपने पैसों को रिडीम नहीं करेंगे तब तक जो भी आप कैपिटल गेन्स नहीं कहलाएगा। आपका हो सकता है पोर्टफोलियो में जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, बट जब तक आप उसे रिडीम नहीं करते तब तक आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। वहीं पे जब डिविडेंड आप कलेक्ट करते हैं तो डिविडेंड में आपके जो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं पे जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं डिविडेंड स्कीम्स में तो
दोस्तों ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि डिविडेंड जो होता है तभी डिक्लेयर किया जाता है जब डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस हो। तो कोई गारंटी नहीं रहता कि डिविडेंड अमाउंट आए। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मंथली इनकम के लिए इस तरह के प्लान्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको एसडब्ल्यू का भी प्लान भी सेलेक्ट करना बेहतर रहेगा, एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जहां से एक रेगुलर इनकम वो जनरेट कर सके। वहीं पे दोस्तों टैक्सेशन और लिक्विडिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिसाइड करने में कि कौन सा स्कीम एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल रहेगा। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करें। इंश्योर करें कि सूटेबिलिटी, जो भी इन्वेस्टर आपके पास अप्रोच कर रहा है, क्या उसकी प्रोफाइल को ये सूट करता है, क्या उसकी नीड्स को ये सूट करता है कि नहीं। क्योंकि सेबी की काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, कि ऐसे कोई फंड को आप सेलेक्ट नहीं करें क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे तरह से जो है आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स जो कि आपको देखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करने से पहले। सबसे पहला आता है इंश्योरिंग सूटेबिलिटी। जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को आप किसी के लिए सेलेक्ट करें तो ये जरूर देख इंश्योर कर लें कि उस व्यक्ति की नीड्स उससे पूरी हो रही हैं कि नहीं। उसका रिस्क प्रोफाइल चेक करें, क्या देखें कि ये प्रोडक्ट सच में उसके लिए सूटेबल है या नहीं। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस आपको ज़्यादा अच्छा उसमें कमीशन दे रहा है, उस तरह से आप किसी प्लान को किसी को एंडोर्स मत करें। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होंगे जब आप अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे और वही कस्टमर आपको 10 से अलग कस्टमर्स लेकर देगा। नेक्स्ट, स्टिकिंग टू इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन। जैसा मैंने आपको बताया उसके रिस्क के प्रोफाइल के हिसाब से ही उसका एसेट एलोकेशन होना चाहिए फंड में। कि किसी भी व्यक्ति को जो कि अपने रिटायरमेंट एज में आ चुका है उसको आप इक्विटी प्लान्स मत दीजिए, क्योंकि उसमें जो है रिस्क एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। वहीं पे यंग लोगों को आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इक्विटी प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। चेसिंग पास्ट परफॉर्मेंस, अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं कि बल्कि एडवर्टाइजमेंट में भी ये बात क्लियरली कह दी जाती है, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर पिछले 3 सालों में किसी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है तो आने वाले सालों में भी परफॉर्म करेगा। और हिस्ट्री भी यही कहता है, अक्सर ये जो रैंकिंग है चेंज होती रहती है। किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी के स्कीम्स ने जो पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म किया और अगले 3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। तो ये बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि लास्ट परफॉर्मेंस को एक बहुत बड़ा डिसीजन फैक्टर आपके केस में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द स्कीम। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इस ऑब्जेक्टिव एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स का और वो किस तरह से उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने जा रहे हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने में कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम आप सजेस्ट करें। कीपिंग एन आई ऑन द टैक्सेस एंड लोड्स, क्योंकि हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, बट वहीं पे उसके जो टैक्सेस हैं या जो लोड्स उसमें इन्वॉल्व हैं वो टोटल नेट इफेक्ट में जो है रिटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट अगर कर रहे हैं तो शायद वो एक अच्छा प्लान नहीं है। वहीं पे आप जो इन्वेस्टर है उसकी तरफ से भी देखें कि ऐसा कोई इन्वेस्टर है जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है तो उनको आप शायद इस तरह की स्कीम सजेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे डेवलपिंग अ कंसिस्टेंट मेथोडोलॉजी फॉर स्कीम सिलेक्शन, आप डिसाइड कर लें कि आप किस तरह से किसी फंड को सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको पूरे चैप्टर्स में इतने सारे टिप्स बताए कि जिस तरह से आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम को किसी व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हैं, तो उनमें से आपके लिए कौन सा मेथोडोलॉजी वर्कआउट करेगा ये आप खुद डिसाइड करें और इसके हिसाब से आप लोगों को म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करके दें। ये दोस्तों अब आते हैं आपकी फेवरेट पार्ट पे जहाँ पे हम इस चैप्टर से पूछे गए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैटेगरीज वुड बी कंसिडर्ड लीस्ट रिस्की इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि सामने जो लोन ले रहा हुआ व्यक्ति है वो क्या हमारे पैसे वापस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। उसके हिसाब से अगर हम रिस्क को इवेल्युएट करें तो लीस्ट रिस्की इनमें से कौन सा होगा। ए, क्रेडिट रिस्क फंड, बी, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, सी, डायनामिक बॉन्ड, डी, गिल्ट फंड। इसका करेक्ट आंसर है डी, गिल्ट फंड, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है और इस वजह से इसको लगभग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना गया है। नेक्स्ट, फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट अ क्विक सेंस ऑफ लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम, सेबी सजेस्टेड अ सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क नोन एज, कि एक क्विक सेंस मिल जाए कि कितना रिस्क एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वॉल्व है। इसके लिए सेबी ने क्या निकाला है, ऑप्शन दिया है, ए रिस्कोमीटर, बी रिस्क फैक्टर्स, सी फैक्ट शीट, डी इन्वेस्टर्स रिस्क प्रोफाइल।
यहाँ दिया है रिस्कोमीटर, जैसा मैंने आपको बताया था एक पाई चार्ट जैसा रहता है, जहाँ पे आपको हर एक प्लान में पता चल जाएगा कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। Next, passive funds are safe as the NAV of such funds do not go down even when the respective markets fall. State whether this is true or false. पैसिव फंड्स का एग्जांपल आप मान सकते हैं इंडेक्स फंड्स। तो अगर इंडेक्स फंड में आप देखें कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो उसकी नैव की वैल्यू गिरेगी या नहीं गिरेगी? डेफिनेटली गिरेगी, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंडेक्स फंड में निफ्टी की वैल्यू गिर रही है और इंडेक्स फंड्स फिर भी पॉजिटिव चल रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मार्केट को एकदम मिरर करता हुआ चलता है। मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो इसका नैव का वैल्यू भी नीचे गिरेगा। बट लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली आपको पता है कि निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ये पॉजिटिव की तरफ ही आगे बढ़ते गए हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स वुड हैव लोअर रिस्क ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? आप कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन का उल्टा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन का लोएस्ट रिस्क आपको इनमें से कौन से स्कीम में मिलेगा? ए मल्टी कैप फंड, बी फोकस्ड फंड, सी थीमेटिक फंड, डी सेक्टर फंड। अब ये फोकस फंड जो होते हैं ये पर्टिकुलर सेगमेंट्स में फोकस करते हैं। थीमेटिक मैंने आपको बताया है कि एक पूरी इंडस्ट्री, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं, ये जो है सीमेंट में भी करेंगे, स्टील में भी करेंगे। डी है सेक्टर फंड, जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील इंडस्ट्री में अकेले अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो लोअर रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन कहाँ होगा? जहाँ डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा होगा। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर है ए मल्टी कैप फंड्स, की इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया ऑफ फंड्स में जो है अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। ये नहीं देखा कि कौन सा सेगमेंट का इंडस्ट्री है, इन्होंने बस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अक्रॉस द सेगमेंट जो है उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस वजह से वहाँ रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, डैश आर क्लोज एंडेड डेप्ट फंड्स। इनमें से कौन से हैं क्लोज एंडेड डेप्ट फंड्स? ए फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, बी ओवरनाइट फंड्स, सी डायनामिक डेप्ट फंड्स, डी आर्बिट्रेज फंड। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दिया है। फिक्स मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? ये क्लोज एंडेड फंड है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर है ए फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स। मुझे उम्मीद